हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं और मैं चंद क्लासवा अपन बात करें क्लास 12th, जिसमें हिस्ट्री के मॉडल पेपर अपन आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। तो क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो किस वर्ष मिले थे, ऑप्शन पहला कह रहा है 1920 में, है ना, 1920 में। ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1921 में, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1922 में, और ऑप्शन चौथा कह रहा है 1923 में। तो अपने को ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो कब मिले थे, तो मिले थे 1922 में, यानी कि 1922 में राकेश दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष मिलने शुरुआत हो गए थे, या उनकी खोज या स्टार्ट हो गई थी। तो 1922 में मिले थे, है ना। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता आती है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी, है ना। 1921 में की थी, और किसने की थी, तो ये की थी है ना, ये 1921 में की थी, है ना। उसके बाद कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो कहाँ से मिले थे, ये कहाँ से मिले थे, तो इसमें ऑप्शन अपना बी राइट रहेगा ना। ऑप्शन बी राइट रहेगा, मोहनजोदड़ो से मिले थे, है ना। मोहनजोदड़ो। सो एक बार लिखना पड़ेगा, पूरा हटाना पड़ेगा इसको एक बार। हाँ, कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे ना। मोहनजोदड़ो से के विशाल स्नानघर मिले थे, है ना। ये अपन बात कर ले। अपन सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि रोपड़ वर्तमान में कहाँ पर है, गुजरात में। रोपड़ कहाँ पर है, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में, और लोथल कहाँ पर है, तो ये लोथल है गुजरात में, है ना। और कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के नाम बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये रोपड़ आपके सामने आ जाएगा, मोहनजोदड़ो भी आ जाएगा इसके सामने, कालीबंगा भी आ जाएगा, लोथल आ जाएगा, लाखीगढ़ी आ जाएगा, बनावली आ जाएगा। ये सारे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना रहेगी। उसके बाद कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञात नहीं था, यानी कि वहाँ उनकी जानकारी नहीं थी उनको। तो किस धातु की जानकारी नहीं थी। सोना की नहीं थी, चांदी की नहीं थी, तांबा की नहीं थी, या लोहा की नहीं थी। तो लोहा की नहीं थी, किसकी थी, लोहा की नहीं थी, उनको जानकारी नहीं थी, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दे एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, है ना। उसके बाद कल नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुको, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। कहाँ से मिले थे, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया और ये दोबारा भी आ गया, है ना। उसके बाद कल नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अपना कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां अपना आया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है, अशोक किस वंश, रुको हिल क्यों गया, हाँ, अशोक किस वंश के शासक थे, यानी कि अशोक किस वंश के शासक थे। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के, किसके, मौर्य वंश के शासक थे, है ना। मौर्य वंश के शासक थे, और ये 16वां जनपद में सबसे शक्तिशाली शासक थे। मौर्य वंश के शासक थे, है ना, अशोक, है ना। इन्होंने धर्म का प्रचार किया था, है ना। और 16वां जनपदों के बहुत शक्तिशाली शासक थे, कहाँ थे कि मगध के शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन क्या जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अशोक, और ऑप्शन अपना पहला है अशोक कह रहा है, दूसरा समुद्र, तो इसमें आप व्यवस्थित कौन सा आ जाएगा, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। उसके बाद करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सातवां कह रहा है कि सातवां क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है
कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपद जो थे प्राचीन काल में, तो उनमें से शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था उसके बारे में पूछ रहा है। तो या मगध होगा, या अवंतिका होगा, कौशल होगा, गंधर होगा। तो इसमें मगध होगा। कौन सा? मगध शक्तिशाली राज्य था। क्योंकि वहाँ पर पानी अच्छी थी, क्योंकि नदियों थी। उसके बाद है ना वहाँ का उपजाऊ खेती थी उसके कारण से। और जहाँ वहाँ पर जंगल के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें हाथी का अच्छा था, तो हाथी से। उसके बाद बहुत सारी वहाँ अच्छी सी व्यवस्था थी, जिस कारण से मगध सबसे शक्तिशाली मगध बना था। और वहाँ की जो राजनीतिक या प्रशासनिक जो मंत्री होते थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से राज्य को चलाने के लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ का लॉन्च वहाँ पर बनाई थी। इस कारण से राजा उनके ऊपर काम करता था, है ना। उसके बाद कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त, यानी कि महावीर का निर्माण कहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो ये हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कि ऑप्शन ए राइट होगा ना, ऑप्शन इसमें ए राइट होगा। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में हुआ था ना, पावापुरी में इसको प्राप्ति हुई थी, है ना। उसके बाद कल नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो उसमें आएगा आप क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, बहुत क्वेश्चन हो जाए 9वां क्वेश्चन, है ना। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, यानी स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से, तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है ना, बौद्ध धर्म से, यानी किससे से, बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है ना। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे एक बार, है ना, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कल नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर अपना 10वां है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 10वां क्वेश्चन क्या है, महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना की थी, है ना, महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने, है ना, वेद व्यास ने की थी। अब बात कर लेते हैं कि वाल्मीकि ने कौन सी की थी, यानी कि अब कल कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। तो रामायण की रचना किसने की, तो रामायण की रचना की थी, रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की थी। और क्या नाम रहे, मनुस्मृति की रचना किसने की, तो मनु ने की थी। किसने की, मनु ने की थी। ये आपके सामने समझ आएगा ना। यहाँ से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन था कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो ये वेद व्यास ने की थी, यानी किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। अब क्वेश्चन आ गया रामायण की रचना किसने की, रामायण की रचना किसने की, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। अब कहते हैं मनुस्मृति की रचना किसने की, तो मनु ने की। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे ना। और महाभारत में कुल टोटल कितने श्लोक है, तो कितने हैं, 1 लाख से ऊपर श्लोक है ना। उसके बाद कल नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, उसके बाद बात लेते हैं, रुको 1 मिनट। इसको क्वेश्चन 10वां चल रहा है, तो अपना आगे वाला क्वेश्चन कौन सा आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर अपना 12वां, हाँ 11वां। तो क्वेश्चन अपना आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा अपना 12वां। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी थी, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी थी, पुराणों की संख्या 18 थी। कितनी, 18 थी, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 ऑप्शन अपना इसमें रहेगा, अपना ऑप्शन बी राइट रहेगा, है ना। उसके बाद कर लेते हैं अपन, रुको, हाँ इसको ले आते थे। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2019 में इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया, है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर अपना, तो क्वेश्चन आया कुतुबुन मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो किसने शुरू किया था, तो क्वेश्चन क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। और ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में। और इसका निर्माण कब शुरुआत किया था, तो 1193 ईस्वी में किया था, है ना। 1193 ईस्वी में इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का मीनार जो है ना, इसका निर्माण किसने शुरुआत किया था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरुआत किया था। और कब किया था, 1393 में, है ना। यहाँ तक समझ में आने, ऑप्शन अपना सी राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन अपना सी राइट हो जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं अपन, ऊपर चलते हैं ऊपर, हाँ इसके बाद बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 14 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 14। अब 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने उस पर ध्यान, दी एन इलाही किससे संबंधित है, कोई बार हिल के हाँ,
दी ए इलाही किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आया आपके सामने। तो बाबर से संबंधित है या अकबर से संबंधित है, जागीर से संबंधित है या इनमें से किसी से नहीं? तो इसमें संबंध आपका रहेगा कि अकबर से संबंधित है ना, अकबर से संबंधित है। किससे? अकबर से संबंधित है। ऑप्शन अपना बी राइट होगा ना, ऑप्शन बी अपना राइट रहेगा। उसके बाद कर रहे थे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की थी? दौलताबाद को परिवर्तन की थी। तो ऑप्शन पहला रहेगा बलवान ने, मोहम्मद तुगलक ने, और इसमें ऑप्शन आएगा ऊपर ऊपर ही आएगा लगता है। हाँ रुको 1 मिनट, या इसमें आ जाएगा बाबर ने। कौन सा आएगा? बाबर, या बाबर ने की थी, अकबर ने की थी। तो किसने की थी अपने, उस पर अपने को ध्यान देना है। तो किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी मोहम्मद तुगलक ने ना, मोहम्मद तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन अपना बी राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी, है ना। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तन राजधानी की थी, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आया, क्वेश्चन नंबर 16, जो 2-2 नंबर में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, वो उस क्वेश्चन को अपन ने लिया है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इसको क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है और कितने कहीं 3 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से एक बार पढ़ना है आपको कि अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, कहीं 3 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। तो अपन 3 बिंदु को अपन स्पष्ट करेंगे ना। तो पहला बिंदु आ जाएगा अपना ये वाला, है ना। तो अभिलेख, है ना, अभिलेख पहला क्या आ जाएगा, ये वाला। तो पहला क्या आएगा, अभिलेख उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकाल या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। यानी कि कोई भी अभिलेख जो मिलते हैं, अभिलेख उन्हीं के मिलते हैं जो कि अपन अभिलेख जिनको बनवाते थे या उनको जो बाहर विचार या लिखवाते थे, क्रियाकलाप करवाते थे, उनको उपलब्धि होती है, उन्हीं के अभिलेख होते हैं। ये आपको समझ में आएगा नहीं कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख से उन लोगों की उपलब्धियां या क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। ये पहला स्पष्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं को और पुरुष द्वारा धार्मिक संस्थाओं का दिए गए दान को व्यवहार होता है। यानी कि यहाँ क्या कहता है कि जो इनमें से अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है हमें कि राजा जो क्रियाकलाप करवाता है या महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा धार्मिक संस्थाओं के दिए जाने वाले दान दिए जाते हैं, उनको अभिलेख के रूप में लिखा जाता है। फिर अपन उनको पढ़ते हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद कर लेते हैं अपन, उसके बाद नेक्स्ट अपना एक और छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं, इसको हल्का सा, कि इसे क्या कहा जाता है। एक ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उसमें से अपना पॉइंट है, अभिलेख और क्या होता है। अभिलेख में हमें निर्माण की तारीख तथा पता लगता है। इनमें से निर्माण की तारीख खुद ही होती है। यानी कि जो अभिलेख बनवाता है उनसे अपने को अभिलेख की एक तो हमें तारीख पता लगता है, उन निर्माण में क्या क्या करवाया या किसने करवाया उनका हमें पता लगता है। यानी कि अभिलेख में हमें निर्माण की तारीख पता लगता है, उसके बाद उनका निर्माण की तारीख खुद ही होती है। यानी कि 3 अपने को स्प्लिट हो गया। अभिलेख किसे कहते हैं, तो 3 पॉइंटों अपने को व्यवस्थित तरीके से अपने को कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अपना कौन सा है, क्वेश्चन आया अपना 17वां क्वेश्चन है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जो कि काफ़ी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ना। प्राचीन भारतीय मानचित्रों की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये अपना कह रहा है ना कि जो 16 महाजनपद थे, उनके प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे उनके ऊपर अपने को प्रकाश डालना है, या उनको बात हल्के से अपने को एक्सप्लेन करना है, उनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। तो पहला आ जाएगा अपना, पहला क्या आएगा, अधिकांश महाजनपद पर राजाओं का शासन होता था। यानी कि राजा का शासन होता था। जो महाजनपद होता था वहाँ पर किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था, है ना। उसके बाद कर ले नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी
होती थी। यानी कि एक तो बात इसमें पहले कह रहा है कि प्रत्येक महाजनपद पर राजा का राज होता था और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, महाजनपद की एक राजधानी होती थी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन, तो उसके बाद बात होता है कि राजधानी को पर्याप्त किले से घेरा जाता था। यानी कि राजधानी को पर्याप्त से किले से घेरा जाता था। घेरने का कारण इसलिए कि कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं होए, यानी आक्रमण नहीं होए, इसलिए उनको घेरा जाता था, है ना। उसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट और टॉपिक आएगा 16 और 17 की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है अपना, 17वें क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा अपना, 17वां भी है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना 19वां की बात करें ना, उनको अपने इसको पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 19वां। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत को विस्तार में बताइए। क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। तो क्या बताते हैं अपन, तो उत्तर अपना रहेगा आज का कि मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी बताता है उनके किस तरीके से अपने को जानकारी मिलती है। वो पहला आएगा अशोक के सिक्के पर अभिलेख लिखे। अशोक जो वहाँ पर शासन करता था तो वहाँ के सिक्के अपने को मिले और अभिलेख मिले थे। उसके बाद चाणक्य की अर्थशास्त्र की एक किताब थी, यानी बुक उन्होंने चाणक्य ने लिखी थी, उनकी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आती है कि उसके बाद एक यूनान का एक इतिहासकार आता है मेगस्तीन, उसकी इंडिका वो पुस्तक लिखता है, उनसे जानकारी मिलती है अपने को मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद अपने को मिलता है कि जैन बौद्ध धर्म में साहित्य के आधार पर अपने को मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है ना का। तो इसमें अपने कितने तरीके से होता है। तो पहला आ गया कि क्वेश्चन क्या कर रहा था, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। तो पहला स्रोत आ जाएगा कि अशोक के सिक्के और तथा अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है चाणक्य द्वारा लिखी गई अस्त्र शास्त्र किताब से, बुक से अपने को जानकारी मिलती है। उसके बाद एक मैगजीन इतिहासकार द्वारा लिखी गई एक इंडिका पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद होता है कि वो जैन बौद्ध धर्म की साहित्य कला से। तो यहाँ से क्वेश्चन तीन प्रकार के होते हैं कि अशोक ने सिक्के लिखवाए, सिक्के ऊपर अभिलेख भी लिखवाए। तो एक और आया ये क्वेश्चन है। उसके बाद उठेगा यहाँ से कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी। उसके बाद आ जाएगा कि मैगजीन ने कौन सी पुस्तक लिखी, और उसके बाद आ जाएगा जैन धर्म हुआ। तो तीन यहाँ से होगा। जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी वो किस आधार पर है, तो ये प्रशासनिक आधार पर है ना, लेकिन राजनीति के आधार पर ये किताब लिखी थी। पर यहाँ से एक डाउट होता है कि ये चाणक्य ने अस्त्र शास्त्र जो पुस्तक लिखी उसमें से अभी तक किसी भी अशोक का जिक्र नहीं किया, यानी किसी भी राजा महाराजा का नाम नहीं लिया गया। इससे अपने को शक ये होता है कि ये किताब मौर्य साम्राज्य के समय की काल की नहीं होगी, है ना। तो जैसे कि चाणक्य इस किताब को लिख रहा है तो चाणक्य अपनी भी जानकारी थोड़ी बहुत देता है, यानी आत्मकथा को भी देता है, पर वो इस किताब के अंदर बिल्कुल भी अपनी जानकारी नहीं देता है। और जो मौर्य साम्राज्य के जो शासनकाल में जो राजा महाराजा थे उनका भी एक नाम नहीं लिखता है, सिर्फ वहाँ का कोई जो वातावरण हो रहा था वो ही लिखता है ना। उसके बाद कहता है और मैगजीन ये आता है सिकंदर का एक सेनापति होता है। क्या होता है, सिर्फ एक हल्का सा ऊपर बताता हूँ। सिकंदर का एक सेनापति होता है सेल्यूकेट का ये इतिहासकार होता है, वो भेजता है। तो वो यहाँ की जानकारी लेने के लिए उसको भेजता है। तो ये मैगजीन वो इंडिका पुस्तक लिखता है ना, इंडिका पुस्तक लिखता है। तो मैगजीन इंडिका पुस्तक तो लिखता है पर उसको सही तरीके से यहाँ की जानकारी नहीं मिलती है ना, मगध की या मौर्य साम्राज्य की सही तरीके से जानकारी मिलती है तो वो लिखता है, पर इतनी खास तरीके से लिखता नहीं है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पर जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ना एग्जाम के लिहाज से, जो कि 3 नंबर में आपके पहुंचने की पूरी संभावना रहेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, आपके अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के किस प्रकार महत्वपूर्ण माना गया है, किस महत्वपूर्ण था या उसको माना गया है। तो किस तरीके से महत्वपूर्ण था, तो ये महत्वपूर्ण था, इसको हल्का छोटा कर लेते हैं। हाँ,
प्राचीन भारतीय इतिहासकार में मौर्य साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। ये अपने उसमें तो मौर्य साम्राज्य का लगभग 150 वर्षों तक 150 वर्षों तक चला था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाने का प्रयास किया था। अशोक एक शक्तिशाली शासक था। इनके अभिलेखों में प्राचीन भारत की लगी जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि मौर्य साम्राज्य था जो महत्वपूर्ण था या नहीं था, उसकी अपने को ये बात करा है। तो इसमें उत्तर क्या कह रहा है कि प्राचीन यानी कि प्राचीन भारत इतिहास में मौर्य साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण था, यानी कि महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण था। उसके साथ में सेकंड पॉइंट आता है कि मौर्य साम्राज्य लगभग 150 वर्षों तक चला था, है ना कि 150 वर्षों तक चला था। यानी कि क्वेश्चन आ गया कि मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था, तो 150 वर्षों तक चला था। और वहाँ पर यानी कि मौर्य साम्राज्य में भारत को एक अखंड बनाने का प्रयास कौन कर रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था, है ना। और उसमें से मौर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था, तो वह शक्तिशाली राजा था अशोक, है ना, अशोक था। और इनके अभिलेख से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है ना। अपने को यहाँ तक अपने को नोट कर दिया, यानी कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके ऊपर बात कर ली थी अपने मॉडल पेपर 1 के ऊपर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, कि वीडियो को लाइक करना है आपको ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइबर करना है ना, चैनल को सब्सक्राइबर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अपना ये आज का हो गया मॉडल पेपर 1, है ना, मॉडल पेपर 1 हो गया ना। इसके साथ वीडियो समाप्त कर। जय हिंद, जय भारत।